शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग लोकतंत्र और जीवन पद्धति पर बात करेंगे। कोटेशन संख्या 3056 से लेकर 3058 तक इसके अंतर्गत आएगा। आज हम जानेंगे कि लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है और जीवन पद्धति कैसी हो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस पर हम विचार करेंगे। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि धर्मतंत्र, तानाशाही और लोक स्वराज क्या है और इसमें व्यवस्था कैसे काम करती है। हम शुरुआत करते हैं। जो पहला कोटेशन है 3056 कहता है कि तानाशाही और धर्मतंत्र में अव्यवस्था नहीं हो सकती। लोकतंत्र की यह विशेषता है कि यदि लोकतंत्र जीवन पद्धति से हटकर शासन पद्धति की ओर झुका तो अव्यवस्था के अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं सकता। अब हम इस कोटेशन की व्याख्या करेंगे। इसमें कहा गया है कि धर्मतंत्र जो व्यवस्था धर्म पे आधारित हो, या तानाशाही जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हाथ में हो, वैसी व्यवस्था में, वैसी शासन व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं हो सकती। उसमें व्यवस्था रहेगी। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह देखा गया है कि यदि लोकतंत्र जीवन पद्धति से हटकर शासन पद्धति की ओर झुक जाए तो व्यवस्था फैलती है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली यह है कि जीवन पद्धति से आशय क्या है। जीवन पद्धति का मतलब है वैसी व्यवस्था, ऐसा चलन जिसमें मनुष्य अपनी गरिमा, आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जी सके। जीवन पद्धति से यहाँ आशय यही है, जिसमें समाज की प्रधानता हो, जिसमें व्यक्ति की भूमिका हो, जिसमें परिवार को महत्व मिले, ऐसी व्यवस्था को हम जीवन पद्धति कह सकते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर जीवन पद्धति से हटकर शासन पद्धति की ओर लोकतंत्र जाता है तो व्यवस्था उत्पन्न होती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। यह देखा भी गया है। दुर्भाग्य से हमारा भारत आज उसी अवस्था का शिकार है। इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र जीवन पद्धति न होकर शासन पद्धति रह गया है। हमने संसदीय शासन को अपनाया,
और यह व्यवस्था बाहर से हमने ली है, जो हमारे व्यक्ति, समाज और परिवार जैसी संस्थाओं के लिए अनुकूल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है, शासन पद्धति नहीं। दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक देशों में लोकतंत्र को जीवन पद्धति के रूप में बढ़ाने की अपेक्षा शासन पद्धति के रूप में बढ़ाने की भूल की। स्वाभाविक नाम है अव्यवस्था, और लंबी अव्यवस्था का नाम है तानाशाही। इसमें जो बात कही गई है कि लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है। जाहिर सी बात है, अगर हम व्यक्ति, परिवार और समाज को महत्व देंगे, जहाँ पे समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, वह जीवन पद्धति ही होगी। और वास्तव में लोकतंत्र उसी का नाम है। लेकिन दुर्भाग्य से इसने शासन पद्धति का रूप ले लिया है। और यह केवल भारत में नहीं है, यह पूरे विश्व में यह स्थिति है। जो दुनिया के बाकी लोकतांत्रिक देश हैं, वहां भी यह देखा गया है कि लोकतंत्र जीवन पद्धति के रूप में न होकर शासन पद्धति के रूप में है, और यह सही नहीं है। इसका जो परिणाम है वह अव्यवस्था है। और जब कोई अव्यवस्था किसी देश या समाज में लंबे समय तक कायम रहती है, तो वह तानाशाही का रूप ले लेती है। तानाशाही का जन्म कब होता है? तानाशाही का जन्म तभी होता है जब समाज या देश के नागरिक का वर्तमान व्यवस्था से विश्वास उठ जाए। उदाहरण के लिए, जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ, वहां पे तानाशाही शासन की स्थापना हुई। उसका कारण अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के नेताओं ने अपने देश के साथ दगा किया, और जो व्यवस्था कायम हुई उसके बाद, वह जर्मनी की जनता के अनुकूल नहीं थी। इससे वहां की जनता दलित हुई, और इसी का फायदा हिटलर ने उठाया। यह हर जगह का हाल है। अभी हाल ही में एक देश है, उसका नाम भूल रहा हूं, उसका तनाशाह है नायब बुकेले। उसने वहां पे गैंगस्टर और गैंग थे, सबका खात्मा कर दिया। वहां की जनता, गैंगस्टर, वहां जो गैंग वार थे, उससे इतनी परेशान हो गई कि उसने शाह के हाथ में सत्ता सौंप दी। और उसका परिणाम यह हुआ कि वहां पे तानाशाही शासन स्थापित हुई। लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि नायब बुकेले ने वहां पे गैंगस्टर, जो अपराधी थे, उनका खात्मा कर दिया। अब जो तीसरा कोटेशन है, वह कहता है कि गांधी जी लोकतंत्र को आदर्श रूप में लाना चाहते थे, और वह चाहते थे कि शासन लोकतांत्रिक तंत्र हो और जीवन पद्धति लोकतांत्रिक हो। और एक बात यह भी ध्यान देने वाली है कि दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया। जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू के हाथ में सत्ता आई, जो एंग्लो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के थे। उन्होंने
अपनी तरह से देश की व्यवस्था का निर्माण किया और उन्होंने लोकतंत्र को जीवन पद्धति के रूप में स्थापित न करके शासन पद्धति के रूप में स्थापित किया, और यह हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं रहा। तो यह हमारा भाग्य रहा कि हम गांधी के हिंद स्वराज या लोक स्वराज या स्वदेशी, उसके विचारों को हम अपना नहीं पाए, उसे हम धरातल पर उतार नहीं पाए। ये था आज का विषय जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। राकेश जी बताइए कुछ। चलिए मैं इस विषय पर थोड़ा सा रख देता हूँ। मैं बोलता हूँ थोड़ा सा। मैं सुन तो रहा हूँ लेकिन मैं मोबाइल में दूर से रखे हुए था, हेडफोन लगाए हुए हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारे आज के वक्ता थे उन्होंने कहा कि अ, हिटलर की बात की कि हिटलर ने वो जो भी था, तो मैं बताऊंगा कि देखिए, हिटलर ने जो किया उसमें सिर्फ एक गलती थी। कहते हैं कि वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। अगर वर्साय की संधि और बंदरवाट नहीं किए होते तो शायद हिटलर का पनपना संभव नहीं था। हिटलर से गलती सिर्फ इतनी हुई कि उन्होंने एक जाति को टारगेट किया, नाजियों को, यहूदियों को, और यहूदी के प्रति जो कि सबसे इंटेलेक्चुअल प्रजाति के लोग थे, जाति के लोग थे, उन लोगों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार शुरू किया। गलती सिर्फ इतनी थी। बाकी हिटलर ने जो किया वो कहीं से गलत मुझे नहीं लगता है। कोई अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए, कोई अपने देश के स्वाभिमान के लिए कुछ कर जाए तो वो बुरा नहीं है। और तानाशाही भारत में जो है, वो तानाशाही के पक्षधर तो सबसे बड़े हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, जो युवाओं का ये रोल मॉडल है। उसके बाद एक क्या बोलते हैं, तानाशाही के कुछ हद तक समर्थक सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, जिन्होंने कहा था कि भारत के मतलब खास वर्ग को ही मतलब कि आप चुनाव में अधिकार दीजिए मतदान करने का। सारे लोगों को मतदान करने का अधिकार पटेल नहीं देना चाहते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू से बहुत सारी गलतियां हुई और बहुत सारी में सिर्फ एक गलती कि नेहरू तुष्टीकरण में लग गए। अगर नेहरू तुष्टि जो जर्मनी में काम किया गया वही काम नेहरू यहाँ कर रहे थे, वो भगा कर रहे थे और ये संतुष्ट करके कर रहे थे। इससे एक बड़ा वर्ग इनसे नाराज हो गया। रह गई बात कि लोकतंत्र, देर सवेर लोकतंत्र अराजकता में तब्दील होकर अव्यवस्था ही फैलाएगी। कभी कभी देश के विकास के लिए अगर तानाशाह कुछ समय के लिए अगर लागू किया जाए तो मैं नहीं, मुझे लगता है कि ये बुरा है। अगर तानाशाही में सिर्फ मौलिक अधिकार को छोड़ करके सारे क्षेत्र में अगर आप तानाशाही लागू कर दीजिए तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। डेवलपमेंट तानाशाही से ही संभव है, लोकतांत्रिक तरीकों से नहीं। और नहीं तो लोकतंत्र में भाई वही होगा, चोरी होगा, ये होगा, घोटाला होगा, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं कुछ हद तक सीमाओं को, सिर्फ मौलिक अधिकार कैसे बच जाए इसको अगर आप बचा लेने में कोई उपाय सक्षम है, तो मतलब कोई तरीका हो, मेथड हो जिससे मौलिक अधिकार बच जाए और तानाशाही आ जाए, तो मैं इसका पक्षधर रहूंगा। मैं लोकतंत्र का पक्षधर नहीं रहूंगा फिर। लेकिन मैं जानता हूं कि भारत में लोकतंत्र इतने गहरे में जड़ जमा चुका है कि वो संभव नहीं है कि अब आप इस लोकतंत्र को खदेड़िएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को मुफ्त की मलाई खाने की आदत पड़ गई है।
आज संभव, अगर इस बात को आज के क्या बोलते हैं नक्सली समझ जाएं कि बंदूक के बल पर अब भारत में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं आएगी, नहीं आएगी, कोई नहीं ला सकता है। चे गवेरा का जो छापामार पद्धति था, उस पद्धति से सोच कर ये सोच रहे हैं कि हम लोकतंत्र को डिगा देंगे, तानाशाही ले आएंगे, वो संभव नहीं है। जनता की अदालत में जानी ही होगी, क्योंकि जनता को पहले विश्वास देकर ये कहना होगा कि हमारी तानाशाही में आप सुरक्षित हैं, आपका मौलिक अधिकार सुरक्षित है, तब तो जनता उनको समर्थन कर देगी। अन्यथा की स्थिति में जो जैसा चल रहा है, ये उसको मारेंगे, वो उसको मारेंगे, और थोड़ा बहुत जनता का भी नुकसान होगा। तो मुझे ये लगता है कि आज का कोटेशन पे गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। मैंने अपनी बात समाप्त की। जी, बाकी के साथी बताएं। नमो नमः। जी आदरणीय, बताइए। धन्यवाद। एक मिनट। आज जो विषय है तानाशाही लोकतंत्र में तुलनात्मक अध्ययन जो है कि और तानाशाही और धर्मतंत्र में अव्यवस्था नहीं हो सकती। लोकतंत्र की यह विशेषता है, यदि लोकतंत्र जीवन पद्धति शासन पद्धति को झुका तो अव्यवस्था का अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं सकता। आरंभ में जो लोकतंत्र था सन 47 की आजादी के बाद सन 50 में 26 जनवरी को जब गणतंत्र लागू हुआ, जो संविधान लागू हुआ था वह संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक अच्छी व्यवस्था दी गई थी। लेकिन वहां से लोकतंत्र को धीरे धीरे विकृत किया गया। पहले तो संविधान सभा को खत्म कर दिया गया, इसके बाद राष्ट्रपति के अधिकार को खत्म किया गया, और इंदिरा गांधी के समय आते आते जो है कि इंदिरा इज इंडिया और ये नारे लगने लगे, माने कि जैसे कांग्रेस का पूरा वर्चस्व हो गया। और वहां से लोकतंत्र में जो है कि बहुत ज्यादा विकृतियां पैदा की गई, अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा संशोधन किया गया। जिस विश्वास के आधार पर, लोकतांत्रिक विश्वास के आधार पर, जिस आधार पर जो है लोगों का समर्थन लिया गया, रियासतों का और राजशाही का विलय किया गया, यह लोकतांत्रिक सिद्धांत पर उसमें सर्वानुमति बनी। लोकतंत्र को लागू होते समय सर्वानुमति से कर सकते हैं कि 500 से अधिक रियासतों का जो है कि विलय हो गया, और यह एक सर्वानुमति थी। हाँ, निजाम या कुछ जो ऐसे थे जो कि इस्लामिक व्यवस्था को देना चाहते थे, लेकिन उसको कुछ एक आध दो जगह जो है कि जबरदस्ती की गई, लेकिन प्राय 90% सर्वानुमति से जो है कि भारत की राष्ट्र व्यवस्था लागू की गई। सर्वानुमति का अर्थ होता है कि 90% से अधिक जो है कि सहमत हों। और लोकतंत्र एक बहुत अच्छी व्यवस्था है जहां पर तर्क और तथ्यपूर्ण संवाद के द्वारा जो है कि सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, नियमों पर विचार किया जाता है, लेकिन वह समाप्त हो गया। आज इसमें संसद जो एक मंदिर की तरह जो है कि पूजनीय होना चाहिए, सम्मानित होना चाहिए, और एक विशेष व्यवस्था के अंतर्गत जो है कि संसद को जो है कि बहुत बड़ी जो है कि एक मान्यता होनी चाहिए, और उसको संसद को एक धर्म के रूप में, धर्मस्थल के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए थी। लेकिन धीरे धीरे राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के चलते जो है कि अमीर गरीब में पाले बांटा, फिर जाति धर्म के आधार बांटा, तुष्टीकरण के आधार बांटा, यहाँ तक आते आते जो है कि मनमोहन सिंह ने ऐसा एक्ट लागू करने जा रहे थे, हालांकि लागू नहीं हो पाया, कि अल्पसंख्यक को इतना विशेष अधिकार जैसे उन्हीं का पूरा शासन व्यवस्था हो जाए। यह तो सत्य है, लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति वही जो है कि एक दूसरे से आपस में सहमति से, तर्क से, संवाद के साथ जो है कि हम क्रम
विकास करते हुए सुधार प्रक्रियाओं को लागू करते हुए और हम बढ़ते चले जा रहे हैं। बेहतर तंत्र में संवाद रह ही नहीं गया। अब अध्यादेश ही लागू जाते होता है, या तो जो है कि थोड़ा बहुत सहमति मिली तो मिली, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को इस ढंग से जो है कि लागू होने से रोका जा रहा है। अभी हाल में संसद में जो है कि एक कानून लागू करने का प्रयास किया गया कि 30 दिन से अधिक जो सजायाफ्ता हो गया उसको जो है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकता। तो इस पर कोई तथ्य तक तर्कपूर्ण संवाद नहीं हो पा रहा है। अभी जो है कि वन नेशन वन चुनाव की बात हो रही थी, और इस पर जो एक प्रवर समिति का गठन किया गया, वगैरह वगैरह सारी कवायद चल रही है, लेकिन क्या उसके संबंधी कोई जो है कि तथ्य तर्कपूर्ण संवाद हो रहा है? लोकतंत्र की व्यवस्था वहीं तक है जहां तक तथ्य तर्कपूर्ण संवाद और सहमति से व्यवस्था आगे बढ़े। जब तथ्य तर्कपूर्ण संवाद सहमति कोई बात ही नहीं है, न्यायिक सत्ता कोई बात ही नहीं है, तो लोकतंत्र के इस लोक जो वर्तमान जो लोकतंत्र की स्थिति है उससे 100 गुना बेहतर स्थिति हमारा जो है कि सैन्य शासन प्रणाली है। हालांकि गांधी जी ने जो बात कहा तो बहुत अच्छी है, लेकिन गांधी की तरफ कोई जा ही नहीं रहा है। उनका जो है ग्राम स्वराज लोक स्वराज की जो बातें थी वो तो उसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, वो एकदम चर्चा से बाहर है। हम लोग आपस भले चर्चा कर लें, हम लोगों की चर्चा में जो है कि समाज का जो है कि और परिवार की भी बात होती है, लेकिन हम लोगों तक है क्या ऐसी चर्चाएं जो है कभी जो है कि संसद में हो सकती हैं? हम लोग यहाँ पर वर्णाश्रम पर भी चर्चा कर लेते हैं, और शायद वर्णाश्रम का शब्द यदि संसद में यदि कोई कह दे, हमारे ख्याल से बाउंडर पैदा हो जाएगा पूरे देश में जो है। देखिए चर्चा होनी चाहिए, संवाद होनी चाहिए, विषय कुछ भी हो, और उस पर फिर सहमति तैयार करनी चाहिए। लेकिन जब चर्चा ही नहीं होगी, संवाद ही नहीं होगा, तो सहमति की कोई बात ही नहीं रह जाती है। और सहमति का मतलब कि 90% लोगों की सहमति होनी चाहिए, 90, 80, 85%, 90%, 95% की सहमति होनी चाहिए। जिस तरह जो है कि जब भारतवर्ष का गठन होने लगा और उसमें बंटवारा होने लगा, तो उसमें जो है कि सबकी सहमति धीरे धीरे बन गई, और उसमें थोड़ा बहुत विरोध मुसलमानों का था जो है कि, लेकिन रक्तपात का थोड़ा सा जोर जबरदस्ती से काम हुआ। लेकिन जो भारतवर्ष का गठन हुआ तो उसमें तो सर्वानुमति थी। उसमें क्या प्रकृति से जो है कि लोकतंत्र संसदीय व्यवस्था लागू की गई, इस पर विचार करना चाहिए। उसमें 2-3 बातें थी, आज हम नहीं सोच सकते हैं उसके बारे में। पहले तो जो है कि उसमें एकदम तटस्थ व्यवस्था होनी चाहिए, और लोकतंत्र लागू होने के पहले सर्वानुमति और सहमति सबकी जो बनी थी वह अलग व्यवस्था थे। और संविधान के बनाते समय जितनी चर्चाएं हो रही थी, जितने लोग बैठे थे, सब आपस में सहमति से जो है कि संविधान के विधान बनाए गए। तो उसमें बहुत सी चीजें थी जो है कि जो आज जो है कि एक उस समय जैसे लागू किया गया था, आज उसकी जो है कि परिकल्पना करना जो है कि कल्पना करना भी जो है कि कठिन हो गई। तो इसलिए यदि वर्तमान व्यवस्था में सैन्य शासन तंत्र व्यवस्था लागू होता है तो कोई गलत नहीं है। जैसे चीन का उदाहरण है कि चीन में भी जो है कि एक केंद्र की शासन व्यवस्था है और सफल है। अपने देश को विकसित करने में एक काफी हद तक प्रयास किया गया, लेकिन थोड़ा सा जो है कि अतिशयोक्ति उसमें है, थोड़ी बहुत जो है, ज्यादा नहीं है। उसको अक्सर लोग साम्यवादी कम्युनिस्ट कह देते हैं। वास्तव में चीन की व्यवस्था साम्यवादी या कम्युनिस्ट नहीं है, बल्कि साम्यवाद कम्युनिस्ट के नाम पर उन्होंने सत्ता प्राप्त किया, और उस सत्ता प्राप्त करने के बाद उन्होंने कम्युनिस्टों का जो है कि दमन कर दिया, और वहां अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था हान समुदाय का है, चीनी संस्कृति का है, चीनी भाषा का लेकर के उसको जो है कि व्यवस्थित किया गया। आज जो है कि मंदारिन भाषा विश्व की सबसे बड़ी
जो है कि ग्रोथ करने वाली भाषा बनी है। चीन की अर्थव्यवस्था ही नहीं, उसकी भाषा ही बहुत ग्रोथ। और चाइनीज संस्कृति भी बहुत बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। वहाँ जैसे वहाँ इस्लामिक जो मस्जिदें थी उसको चाइनीज मॉडल में जो है कहें कि भाई देखिए अरब अरब मॉडल से मस्जिद नहीं बनेगी, जो बनेगा वो चाइनीज पद्धति से बनेंगे। चाइनीज मॉडल जो चाइनीज संस्कृति में जैसे धर्म स्थल होते हैं, भले तो उसमें नमाज पढ़ो कोई बात नहीं है, लेकिन जो है उसका स्वरूप जो है कि चाइन यहाँ तक कि मुसलमानों को जो चाइनीज संस्कृति के विरुद्ध थे या जो ईसाई समुदाय था उन लोगों को धीरे 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 चाइनीज संस्कृति में चाइनीज भाषा में लाया गया। तो वहां पर कैसे जो इतना सफल हुआ, वहां पर अपराध का ग्राफ बहुत कम हुआ। तो इसलिए हम चर्चा करते हैं या तो जो है कि संसद में जो है कि तथ्य तर्कपूर्ण संवाद की व्यवस्था जो है कि बनी रहे और संसद की उत्पादकता बनी रहे। यदि संसद की उत्पादकता नहीं है तो संसद को संसदीय व्यवस्था को समाप्त करके सैन्य व्यवस्था को लागू किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। सभी बंधुओं को नमस्कार। जी बताइए पवन जी। देखिए, मैंने राकेश जी की भी बात को सुना और पंडित जी की बात को भी सुना। इन दोनों लोगों ने जो ये बात कही कि तानाशाही का समर्थन में, उनकी इस बात से मैं सहमत हूँ। और वास्तव में देश में दुनिया में यही हो भी रहा है। और हमें जो है सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, सच्चाई देखना चाहिए। बातें तर्क के साथ साथ साक्ष्य भी होने चाहिए। बिना साक्ष्य के तर्क का कोई मतलब है नहीं। देश में, पूरे विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि रशिया हुआ, चाइना हुआ, ऐसे ही एक दो कंट्री और हैं जहां पर अमेरिका का शासन नहीं है या आंशिक है। डॉलर वहां भी चल रहा है, पूरी तरीके से वे भी जो है मुक्त नहीं। बाकी बहुतायत देशों में तो सत्ता किसके हाथ में होगी यह अमेरिका तय करता है। और अमेरिका तानाशाह है दुनिया के लिए। वो जो चाहता है वो होता है। अगर वो चाहेगा कि आपके यहाँ रिसर्च नहीं होगा तो आपके यहाँ रिसर्च नहीं होगा। अगर वो चाहेगा कि आपके यहाँ ये प्रोडक्ट बनेगा तो वो प्रोडक्ट आपके यहाँ बनेगा। अगर वो नहीं चाहेगा तो नहीं बनेगा। उसके लिए यदि कोई साइंटिस्ट जिद करेगा तो उसे मरवा दिया जाएगा, यदि कोई सत्ताधीश जिद करेगा तो उसे हटा दिया जाएगा। तो ये जो अमेरिकी तानाशाह है जो हम लोगों के ऊपर है, जिसके पीछे हम चल रहे हैं, जो भी हो कुछ भी हो रहा है इस देश में, उसमें बहुतायत उसकी मर्जी के साथ ही हो रहा है। तो यदि हम विश्व बंधुत्व कुटुंबम की बात तरह विचार रखते हैं तो हम एक तानाशाह के अंडर में काम कर रहे हैं। मानवाधिकार हमारे सुरक्षित हैं। हम आंतरिक लोकतंत्र का ख्वाब ताने बाने में अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं वह एक तानाशाह ही कर रहा है। अब ये सही है कि गलत है, यह तो अलग विषय है। लेकिन हो यही रहा है, चाहे वो अरब कंट्री हो, चाहे एशिया में भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। इन सब देशों में जो वो चाह रहा है वही होगा। कभी कभी सद्दाम हुसैन या गद्दाफी जैसे लोग सर उठाते हैं तो उनको सर पे कुचल दिया जाता है। वहां पर मीडिया द्वारा ऐसा फैला दिया जाता है कि उन्हें गलत सिद्ध करके उन्हें सत्ता पर से हटा दिया जाता है। धन का काम धन ही करता है, शक्ति का काम शक्ति ही करती है। इसका कोई विकल्प है नहीं।
और यह स्थिति जो शक्ति का काम है वह अमेरिका कर रहा है और उसी हिसाब से दुनिया चल रही है। गांधी जी इस बीच में रोड़ा बन रहे थे, वो चाह रहे थे कि पूर्ण स्वराज ना मिले, हम ब्रिटेन के अधीन रहें और जो है हमारी स्थिति स्कॉटलैंड जैसी हो जाए, हांगकांग जैसी हो जाए। उनके खिलाफ भी ऐसे लोगों को पैदा किया जा गया जिससे कि पूर्ण स्वतंत्रता मिली, और गांधी की हत्या करवा दिया गया जिससे कि वह पूर्ण स्वराज्य का काम न कर सके। दुनिया जैसे चल रही थी वो तब भी राजा बना रहे थे, आज भी राजा बना रहे हैं। थोड़ा सा जब आप अपने विचारों को, दृष्टि को बड़ा करेंगे तो यह दिखेगा। धन्यवाद। जी, बाकी के साथी बताएं। ब्रजेश जी, मैं एक बात बोलता मैं चाहता हूँ कि बताइए देखिए, आदरणीय। बस सिर्फ एक सेकंड में, कि अगर विकास चाहिए और वो भी रॉकेट की गति से, तो आपको तानाशाही स्वीकार करनी होगी। सिर्फ विकास चाहिए तो, और नहीं तो आपको अपने विकास के साथ साथ सामाजिक चीजें और भी जो भी चीजें, अगर लोक स्वराज मिल जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा। लेकिन वो मिलने से रहा तो, अगर लोक स्वराज नहीं मिलता है तो लोकतंत्र भी ठीक नहीं है, फिर थोड़ा सा तानाशाही ही स्वीकार कर लिया जाए, वो फायदेमंद रहेगा। जी, धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। मैं कुछ बोलता हूँ ब्रजेश जी। जी, बताइए आदरणीय। देखिए, लोकतंत्र, तानाशाही, लोक स्वराज, इन सभी विषयों पर हम लोग अधिकांशतः चर्चा करते हैं और बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। और हम में से लगभग सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि सत्ता विकेंद्रित होनी चाहिए, और विकेंद्रित या कह लीजिए अकेंद्रित होनी चाहिए। स्थानीय इकाइयों के ही माध्यम से ऊपर की इकाइयों को, यानी नीचे की इकाइयां ही ऊपर की इकाइयों को अधिकार दें, यह व्यवस्था ही लोक स्वराज की बात है। लेकिन आज मैं जिस विषय पर बात करना चाह रहा हूं वो बात है कि जीवन पद्धति में लोकतंत्र का क्या अर्थ है। ये इस एक बात ने मुझे काफी सोचने पर मजबूर किया। एक बात यह आती है कि शासन सत्ता में तो लोकतंत्र आ गया। कई जगह मुनि जी ने कहा कि यहाँ भारतीय जीवन शैली में, जीवन पद्धति में लोकतंत्र नहीं है, जबकि अन्य संस्कृतियों में जीवन पद्धति में लोकतंत्र है। तो मैंने तलाशने की कोशिश की कि जीवन पद्धति में लोकतंत्र किसको कहा जाए। तो मैं जो सोच समझ के अभी आप लोगों से बातचीत करते हुए कुछ और भी मैं इस पे कुछ लिखना भी चाह रहा था। तो मैंने इसमें कुछ 4-5 पॉइंट मैंने लिखे हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जीवन पद्धति में लोकतंत्र का अर्थ है कि विचार और मतभेद का सम्मान किया जाना, यानी असहमति को सम्मान देना। आप एक सभा में बैठे हैं और एक व्यक्ति उस सभा के बिल्कुल विपरीत बोल रहा है, इसका मतलब, और सारे लोग उसको सुन रहे हैं बिना किसी दबाव के, बिना किसी उसको भय के, वह व्यक्ति बोल पा रहा है और सारे लोग उसको सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मान लेना चाहिए कि लोकतंत्र है। दूसरी जो बात है, हम जब निर्णय लें किसी विषय पर, किसी काम को करने के लिए, और वह काम, वह निर्णय जिन व्यक्ति समूहों को प्रभावित कर रहा हो, यानी परिवार का निर्णय अगर हम ले रहे हैं
तो परिवार के सभी व्यक्तियों के साथ बैठ करके हम सामूहिक रूप से निर्णय ले रहे हैं, अथवा मेरे मन में आए और मैंने निर्णय ले लिया और मैंने सब पर थोप दिया, क्या यह भाव है? तो इसका मतलब जीवन पद्धति में निर्णय लेने का, जीवन पद्धति में लोकतंत्र आने का मतलब है कि हम अधिकांश निर्णय सामूहिक करने का प्रयास करेंगे। तीसरी बात है समानता का भाव। समानता का भाव व्यवस्था के लिए जरूर, एक सभा है जिसमें हम व्यवस्था के लिए जरूर किसी को अध्यक्ष चुन लेंगे, किसी को उपाध्यक्ष चुन लेंगे, किसी को स्पीकर कह देंगे, लेकिन वह सभी सभा के सदस्य ही हैं। और एक सबसे यह कह लीजिए कि उस सभा में बैठा हुआ सबसे कमजोर व्यक्ति अगर कोई अपनी बात कह रहा है तो उतनी ही बात का महत्व तो उसका भी है जितना कि एक सभा का अध्यक्ष कह रहा है। यह भाव होना जीवन पद्धति में लोकतंत्र होने का अर्थ है। जवाबदेही और पारदर्शिता हो। हम अगर कोई बात कह रहे हैं और उस बात के प्रभाव दुष्प्रभाव दोनों की जिम्मेदारी लेने के लिए हम तैयार हैं, और हम जो बात कह रहे हैं उस बात पर अगर कोई प्रमाण मांग रहा है तो हम उसको प्रमाण भी देने के लिए तैयार हैं, तो भी हम कह देंगे कि हमारी जीवन पद्धति में लोकतंत्र है। अब पांचवा एक कहता है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा बोलने का अवसर दें और सामने वाले के एकदम से विपरीत विचार होने के बावजूद हम सहिष्णु हो जाएं। ये सारी चीजें अगर जीवन पद्धति में है तो हम कहेंगे कि जीवन पद्धति में लोकतंत्र है। अब हम भारत की व्यवस्था, भारत की संस्कृति को समझने का प्रयास करें तो पीछे हमें दिखता है कि हमारी जो संस्कृति अधिकांशतः रही है, हम जैसा सोचते समझते रहे हैं, उसमें अधिकांशतः हम व्यक्तिवादी रहे। कभी राजा को लेकर के, कभी मार्गदर्शक को लेकर के, कभी किसी साधु महात्मा, तमाम नाम उसमें ले सकते हैं आप, धर्मगुरु के भी रूप में ले सकते हैं, और तमाम इस तरह की सभा कैसी भी बैठी हो, लेकिन यदि व्यक्ति प्रभावशाली है तो उसके व्यक्ति का, यानी धर्मगुरु है, राजा है या अन्य कोई है, तो उस व्यक्ति के बात का महत्व किसी भी व्यक्ति से कई गुना ज्यादा होता है। यदि हम मुद्दों पर चर्चा करते समय व्यक्ति के प्रभाव के बिना सिर्फ मुद्दे पर विचार कर रहे हैं, तब भी हम समझेंगे कि व्यक्ति के जीवन में लोकतंत्र है, ये जीवन पद्धति में उसके लोकतंत्र है। ऐसा हम कम ही कर पाते हैं। मैंने कई सारा इस बीच थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि जीवन पद्धति में और कहाँ कहाँ लोकतंत्र है। मुझे लगता है कि जो बात मुनि जी कहते हैं कि विदेशों में भी अधिकांशतः लोगों की जीवन पद्धति में पहले लोकतंत्र था, तो यह भी एक मुझे बहुत सही नहीं लगता। जिस तरह से मैंने ब्रिटेन की और यूरोपियन कंट्रीज की मैं व्यवस्था को देखता हूं, व्यवस्था में प्रभावशाली बिंदु तलाशने का प्रयास करता हूं, तो वहां भी वही निकलती है कि धर्म केंद्र से, जो धर्म का केंद्र था, रिलीजियंस का केंद्र था, वही उनकी विचारधारा और शासन पद्धति हो गई, जीवन पद्धति हो गई, सबके सूत्र वहीं से निकलते हैं। इसका मतलब मतलब जीवन पद्धति में लोकतंत्र आना, यह वास्तव में सभ्यता का एक उच्च मापदंड हो सकता है। हम यह कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी ज्यादा लोकतांत्रिक जीवन पद्धति है, वह उतना ज्यादा सभ्य है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञानेंद्र। बाकी के साथी बताएं।
कुछ बात मैं भी रखता हूँ भैया, सभी को प्रणाम। जी बताइए आदरणीय। विषय तो भैया ऐसे जटिल है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो यदि जनसंख्या बहुत अधिक हो और लोगों का स्वभाव अच्छा न हो, वायु में प्रदूषण अधिक हो, वृक्ष कम हो, चालाकी अधिक हो, तो एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना कैसे की जा सकती है? एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी हो सकती है जब जनसंख्या अनुकूल हो, व्यक्ति की आवश्यकता जरूरत अनुसार हो, और रोजगार भी हो, फिर एक अच्छा सिस्टम देश में लागू हो, लोगों में समझ हो, एक अच्छी समझ हो। मुझे लगता है इस तरह का से कोई चीज रहेगा मतलब जनमानस में, जैसे प्रकृति के बीच भी संतुलन हो, तभी एक अच्छी व्यवस्था की कल्पना की जा सकती है। नहीं तो भीड़ में एक अच्छी व्यवस्था को बनाना चाह कर भी मुझे लगता है कि संभव नहीं है। बस इतना कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं कि मैं इस विषय पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। हमारी जो पिछली चर्चा चल रही थी वो चल रही थी विकृत लोकतंत्र पर। आज जो हमारी जो चर्चा आई है वो आदर्श लोकतंत्र पर आई है। विकृत लोकतंत्र पर हमारी जो है चर्चा काफी चल चुकी है, और अब एक तरह से दोनों में हम देखें तो आज का विषय विकृत लोकतंत्र और आदर्श लोकतंत्र को मिला करके बनता है लोकतंत्र और जीवन पद्धति। अर्थात अगर जीवन पद्धति से जो है लोकतंत्र का निर्माण होता है, जीवन पद्धति में लोकतंत्र आता है, तो वो आदर्श लोकतंत्र कहलाता है। और अगर वही लोकतंत्र जो है व्यवस्था से आ रहा है, शासन सत्ता से आ रहा है, तो वो विकृत लोकतंत्र कहलाता है। तो ये दो दो हमारी जो दो चर्चाएं चल रही थी, उससे हम लोग एक कदम आगे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर जो पहला ही कोटेशन कहता है तानाशाही और धर्मतंत्र की बात आई हमारे बीच में, तो हमने चीन को देखा, रसिया को देखा, हमने यूरोपियन कंट्रीज को देखा, एशियाई देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम देख ही रहे हैं। भारत को जब हम देखते हैं तो एशियाई देशों की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें ये सबसे अच्छा लोकतंत्र दिखाई देता है। सबसे अच्छा कहने का तात्पर्य यह है कि चीन में लोकतंत्र है ही नहीं, बगल में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल जैसे देश हैं। उन देशों से जब हम तुलना करते हैं तो वास्तव में दिखता है कि ये तो अच्छा लोकतंत्र है ही, क्योंकि हमारी तुलना ही उन लोगों से हो रही है जो कि निकृष्ट स्थिति में है। तो जब उनसे हम तुलना करते हैं तो वो स्थिति ऐसी आती है कि अंधों में काड़ा राजा, वो बहुत अच्छा है। लेकिन इसी लोकतंत्र की तुलना जब हम लोग पश्चिम से करते हैं, तो पश्चिम से देखते हैं तो पश्चिम की तुलना में ये लोकतंत्र जो है वो बहुत अधिक नीचे जो है दिखाई देता है, क्योंकि फिर आपकी तुलना उससे शुरू हो जाती है जो कि बहुत आगे है, बहुत प्रोग्रेसिव है। और इसका एक कारण यह भी है कि यह सभी वो देश हैं जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भारत से लगभग 100 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष पूर्व, 300 वर्ष पूर्व से चल रही हैं। अमेरिका की हम बात करते हैं तो लगभग 200-250 वर्ष से वहां पर जो है लगभग लोकतंत्र आया हुआ है। और दूसरी बात ये भी देखने की बात है कि वहां पर आयातित लोकतंत्र ज्यादा नहीं है। दुनिया के हर देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था वहां की सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल बनती है। अमेरिका में जब लोकतंत्र पर चर्चा हुई तो उन लोगों ने डेमोक्रेसी शब्द को नकार दिया और उन्होंने कहा हम लोग रिपब्लिक जो है डेमोक्रेसी चाहते हैं, यानी गणतंत्र को उन्होंने अधिक महत्व दिया। हालांकि गणतंत्र और लोकतंत्र लगभग एक ही शब्द है, लेकिन व्यवस्था के आधार पर देखा जाए तो दुनिया में तानाशाही के अलग अलग प्रकार हैं, या फिर आप कह दीजिए लोकतंत्र के अलग अलग प्रकार हैं। कहने का ये अर्थ है कि हम उसे अर्ध तानाशाही और अर्ध लोकतंत्र कहते हैं। तो आप उसे तानाशाही कहेंगे तो वो आधी तानाशाही और आधा लोकतंत्र कहलाएगा। आज ही विपुल जी से जब मेरी चर्चा हो रही थी
तो हम लोग चर्चा में एक बात कर रहे थे कि दुनिया में तानाशाही तो एक ही तरह की दिखाई देती है। वो व्यक्ति की हो या सैन्य तानाशाही हो या फिर समूह की तानाशाही हो, ये सभी तानाशाही कुल मिला-जुला करके एक केंद्र बिंदु पर आकर के अटकती हैं कि यहाँ पर व्यक्ति जो है वह राज्य की या धर्म की संपत्ति हो जाता है। ये बात एक में कॉमन सब में आ जाती है कि मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। लोकतंत्र का अर्थ हम लोगों ने निकाला अनस्टेबिलिटी, अर्थात हमेशा अव्यवस्था बनी ही रहेगी और लंबे समय तक टिक जाए तो वो कहीं न कहीं अव्यवस्था की तरफ ले जाएगा। प्रश्न ये खड़ा होता है कि भारत का लोकतंत्र अब चीन की तरफ जाना चाहिए या फिर स्विट्जरलैंड की तरफ जाना चाहिए? तो मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों को यह भी देखना पड़ेगा कि हम भारतीयों का इतिहास क्या रहा है, हमारा डीएनए क्या है, हमारा रक्त क्या है। चीन के लोगों ने और दुनिया के लोगों ने तानाशाही बर्दाश्त कर ली। मैं आप लोगों को एक बात बड़ी स्पष्ट कहूँगा कि भारत के लोगों के रक्त में वो प्रवृत्ति नहीं है कि वो तानाशाही को बर्दाश्त करें। ये वो देश हैं जहाँ लोग गरीबी बर्दाश्त करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जैसे ही तानाशाही की व्यवस्था आएगी, यहाँ पर लोग जो है विरोध कर देंगे। अमेरिका में आज टमाटर नहीं मिल रहा है, तो टमाटर के लिए लोग सड़कों पर निकल जा रहे हैं कि भारत से आयात नहीं हो रहा है। भारत के लोगों की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग रही है। यहाँ व्यक्ति उस प्रवृत्ति का है जो न्यूनतम से न्यूनतम वस्तुओं में भी गुजारा कर लेता है। मतलब ऐसी स्थिति में यहाँ के जैसे लोग सर्वाइव कर लेते हैं, वैसे आपको दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जब-जब यहाँ तानाशाही या अराजकता आती है, तो उसका विरोध होता है और वो लंबे समय तक भारत की व्यवस्था में नहीं टिक पाती। भारत में साम्यवादी व्यवस्थाओं ने प्रवेश करने का पूरा प्रयास किया और लगभग 200 वर्षों में ये स्थिति बनी, लेकिन इसी भारत की जनता ने उस व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक दिया, उसे स्वीकार नहीं किया और धीरे-धीरे वो जो तानाशाही की जो व्यवस्था है, वो भारत में लगभग-लगभग जो है अब अपना दम तोड़ रही है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि किस देश के लोगों का चरित्र कैसा है। मैं समझता हूँ कि भारत के लोगों के चरित्र कभी ऐसा नहीं रहा है कि वो किसी की लंबे समय तक गुलामी या तानाशाही को बर्दाश्त कर सके। दुनिया के कई देशों में ये व्यवस्था रही है। इसे मैं इस तरह से भी देखता हूँ कि जो बुद्ध भारत से निकले, वह दुनिया के कई देशों में स्थापित हो गए और भारत में ही क्यों स्थापित नहीं हो पाए? तो उसका कारण मैं देखता हूँ कि भारत में शंकराचार्य हुए। अगर यही शंकराचार्य और देशों में होते तो चुनौती मिलती। इसका एक अर्थ यह भी है कि भारत के लोग जो हैं, वह वैचारिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। हमारे यहाँ जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया गया, यही कारण है कि हमारे यहाँ अन्य मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब, मान्यताएँ भी पनप पाई। अन्यथा आप ये नहीं देखेंगे कि यहाँ अद्वैत के अलावा इस्लाम जैसी व्यवस्था रहती, हम बंद व्यवस्था में रहते। हमारे यहाँ अद्वैत आया तो फिर उसके बाद जो है द्वैत भी आया, विशिष्टाद्वैत भी आया। कुल मिला-जुला कर कहने का ये तात्पर्य है कि भारत के लोगों की प्रवृत्ति जो है बिल्कुल अलग है। लगभग 710 के आसपास हम लोगों ने आक्रमण झेला, सबसे पहला आक्रमण और 1300-1400 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी हम लोग जो है हमारी स्थिति वैसी नहीं हो पाई जैसे कई देशों का अस्तित्व समाप्त हो गया, बल्कि हम उस व्यवस्था में आकर खड़े हुए कि हम दोबारा से जो है अब उस व्यवस्था की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारी आदर्श व्यवस्था थी। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन को जो है वो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग बैठकर चर्चा भी कर पा रहे हैं और इस प्रकार की चर्चाएँ हो सकता है कि भारत में स्वतंत्रता से पहले चलती हों या सैकड़ों वर्ष से बंद रही हों। आज हम लोग ये विचार मंथन कर पा रहे हैं, पर मुझे लगता है कि दुनिया के बहुत कम देशों या बहुत कुछ लोग होंगे, जो इस प्रकार की चर्चाएँ बैठ कर के करते होंगे या इस प्रकार का प्रारूप बनाने का प्रयास करते होंगे और उसका एक कारण है कि ये व्यवस्था हमारे यहाँ रही है। अगर ये व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं रही होती, हमने कभी न कभी इसको अनुभव नहीं किया होता या किसी स्वरूप में नहीं देखा होता, तो हम लोग ये चर्चा भी शायद इतने अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन आज से 30-40 वर्ष पूर्व भी जब राजनीतिक व्यवस्थाओं का हस्तक्षेप समाज में कम था, उस समय भी हमारे गाँव गाँव के जो लोग हैं वह बैठ कर के समाधान निकालते थे, निर्णय लेते थे। आप में से बहुत लोग होंगे जिनकी उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा है, आप लोग छोटे-छोटे रहे होंगे। आप लोगों ने ये देखा होगा, ये व्यवस्था हमारे यहाँ रही है। ऐसा नहीं होता था कि हमारे यहाँ 50 लोग बैठ जाएँ एक चौपाल पर और ताश खेलना शुरू कर दें जैसी आज की व्यवस्था है। तो व्यवस्था बनाने वाले थे तो हम लोगों के जीवन में ये चीज़ आई, हम लोगों ने उसको समझा। मैं तानाशाही का बिल्कुल भी पक्ष नहीं लूँगा
क्योंकि सत्य और अहिंसा के मार्ग में जो गांधी जी ने जिस मार्ग को बताया, उस मार्ग को अगर देखा जाए तो उसमें समय लग सकता है, लेकिन अगर हम तानाशाही को देखते हैं, तो तानाशाही में अगर आप देखेंगे तो आपके पास लड़ने की क्षमता रहेगी या नहीं रहेगी, इसकी गारंटी समाप्त हो जाती है। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि तानाशाही में भूख बढ़ती है। गुलामी में या लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में आपकी भूख समाप्त हो जाती है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खराबी है। उस भूख को कैसे जगाया जाए, लेकिन यहाँ से 2 मार्ग हैं। एक पेंडुलम है जो बीच में लटक रहा है, थोड़ा-सा अगर इधर हुआ, तो वो हमें तानाशाही की तरफ ले जाएगा और थोड़ा-सा इधर हुआ, तो वो हमें लोक स्वराज्य की तरफ ले जाएगा। हम लोग जो पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास का निचोड़ ये है कि हम लोग लोक स्वराज्य की तरफ बढ़ जाएँ। और ऐसा भी प्रयास करने वाले लोग होंगे जो तानाशाही की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम लोग तानाशाही की तरफ चले जाते हैं या समर्थन कर देते हैं, तो फिर लोक स्वराज्य की जो उम्मीद है, जो आशा है, वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि हर कोई चाहता है कि तानाशाही आए, और तानाशाह और सत्ताएँ तो बिल्कुल चाहती हैं, अर्थात हम भी उन्हीं के मन मुताबिक बात कर रहे हैं। तो इसीलिए लोक स्वराज्य से अगर समाधान मिलता है तब तो बहुत अच्छा है। हाँ, लोकतंत्र लंबे समय तक रहा, तो फिर जो है वो विकृत हो जाएगा, वो व्यवस्था को नष्ट कर देगा, अराजकता आएगी, हिंसा फैलेगी। लेकिन उसके दीर्घकामी परिणाम अगर आप देखेंगे, तो दीर्घकामी परिणाम उसके जो होते हैं वो हिंसा के रूप में दिखाई देते हैं, अव्यवस्था फैल जाती है। और जैसे हम महाभारत का युद्ध देखते हैं, तो वो दिखता तो है कि न्याय और धर्म के लिए हुआ, लेकिन उसके बाद पिछले 5000 वर्षों से हम देखते हैं तो हमारी व्यवस्था दोबारा खड़ी नहीं हो पाई। या हम बिहार की स्थिति देखते हैं कि एक समय वहाँ सामंतवाद के विरुद्ध हथियार उठे, और ये लगभग 2004 तक ये स्थिति चली, लेकिन वहाँ से जो माइग्रेशन हुआ, जो पलायन हुआ, उसका परिणाम, उसका दंश वो आज भी झेल रहे हैं। तो कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, वह तात्कालिक समाधान है। हमारे लिए तात्कालिक समाधान दीर्घगामी दुष्परिणाम ना ले आए। हमने एससी-एसटी एक्ट भी बनाया, वो लगा तात्कालिक समाधान होगा, लेकिन उसके दीर्घगामी परिणाम अब विपरीत दिखाई दे रहे हैं। हमने महिलाओं को 498 दे दिया, तो इसके दीर्घगामी परिणाम जो है वो अब हमको दिखाई देते हैं कि विपरीत जा रहे हैं। इसका मतलब व्यवस्था को हम जल्दी से ठीक करना चाह रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखें कि बहुत जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो कि 20 वर्ष के बाद उसके दुष्परिणाम नज़र आए। इस पर भी विचार करना चाहिए। और हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, तो हमको तो पॉजिटिव होना चाहिए लोक स्वराज्य की तरफ कि सफल हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी बताएं। बताइए आचार्य जी। सभी साथियों को नमस्कार। जी बताइए आचार्य जी। कई पहलुओं को छुआ जाता है, कोई बात स्पष्ट हो ही नहीं पाती, लेकिन राकेश जी ने जो शुरू में कहा था, मैं उस पूरी बात से सहमत हूं। और उसकी कुछ स्थिति परिस्थिति भी देखी जाती है। उसका कारण ये है कि गांधी जी की बात कहना और सुनना तो आसान हो सकता है, लेकिन जीवन में प्रत्येक के धारण करना उसको उतना ही मुश्किल भी हो सकता है। रही दूसरी बात, तो उस समय भी ऐसा सुना जाता है, कोई प्रमाण तो मेरे पास नहीं है, कि गांधी जी के पास लोग जाते थे और गांधी जी से जब कोई परामर्श लेते थे, गांधी जी वही सहित अहिंसा का मार्ग तो कहते थे कि बापू, आपकी तरह तो सब महात्मा हो नहीं सकते, ये तो समाज है। तो समाज में कुछ ऐसे लोग भी दिखाई देंगे जिनको दंड की आवश्यकता ही होगी। दूसरी चीज एक और हमारे बीच में आती है, जहां हम अन्य देशों की और भारतीय व्यवस्था की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जैसे महाभारत युद्ध का भी उदाहरण दिया अभी। तो महाभारत देखो, एक तो ये है कि हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और एक जो है उसका एक बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो मुझे लगता है पृथ्वीराज चौहान के समय तक तो बहुत अच्छी व्यवस्था चली है, और लगभग 3500 वर्ष जो है वो भारत बहुत उन्नति की। और 30 वर्ष लगभग युधिष्ठिर ने राज्य किया है, और 86-87 वर्ष जो है उनके दोनों जो परीक्षित रहे और उनके दोनों पुत्रों ने बाद के लिए किया है।
तो ये तो एक लंबी श्रृंखला है, बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। उसके बाद में आए हम भारतीय व्यवस्था के आधार पर, तो मैं ये कह सकता हूं आज की परिस्थिति से या आज के एज में, जैसे हम 15 या 16 लोग बैठे हुए हैं या 50 लोग और भी हमारी विचारधारा के हैं और वो हैं, मैं तो ये समझ रहा हूं जब तक आदरणीय बाबा हैं यहाँ पर तब तक तो हम ये चर्चा कर पा रहे हैं। बात बहुत कड़ी लगेगी, शायद इन चर्चाओं को भी करने के लिए हम जो है वो सहमत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक व्यवस्था बनाने के लिए और व्यवस्था बनाने के लिए जहां पर लोक स्वराज, स्वतंत्रता और अपने ही विचारों को केवल महत्व दिया जाता हो, ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसके अंदर चार व्यवस्थाएं नहीं पनपती हो, कौन सा व्यक्ति है जो दूसरे को, चूंकि मुनि जी जो है वो स्पष्टता कह देते हैं दो बातें, कौन सा व्यक्ति जो दूसरे को केंद्रित करना नहीं चाहता है समाज में से निकले, और कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो अपनी स्वतंत्रता पूर्ण नहीं चाहता है और दूसरे को कम स्वतंत्रता देना नहीं चाहता है। तो ऐसे तो कोई बिरले ही, जैसे हम निष्पक्ष और सापेक्ष की बात करते हैं, तो लोक स्वराज अगर उस परिधि में देखा जाए और उस स्थिति में देखा जाए तो भारतीय व्यवस्था के अनुसार जो आज की जो स्थिति बनी हुई है समाज की, वैचारिक रूप से हर दूसरे घर में चले जाओ, हर दूसरी गली में चले जाओ, नए विचारों को लेके लोग खड़े हुए हैं, नए धर्म, हमने हमारी तो एक सोच ये देखो कि हमने रिलीजन को धर्म समझ लिया है, धर्म को रिलीजन समझ लिया है। तो यहाँ तक हमारी जो है सोच विकृत अवस्था में और इतनी हमारी दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है, फिर हम कहते हैं कि भारतीय परंपरा में हमारी ये वैचारिक स्वरूप रहा है। दूसरे अगर हम पक्ष देखें चीन का या अन्य देशों का, तो आज की व्यवस्था में मैं यदि अपने थोड़े शब्दों में कहूं तो मैं तो अर्थयुग मानता हूं, और आर्थिक, और हमने कई बार इन चर्चाओं में ये भी रखा हमसे, मतलब सभी ने, कि भाई आज का युद्ध जो है वो केवल उसका नहीं है, क्या नाम है, ताकत का, या उसका वो केवल बुद्धि का है। बुद्धि से मतलब ये है कि टेक्निकल है, तकनीकी आधार पर है, और तकनीकी आधार पर वही देश बढ़ पाएंगे जिनके पास में बहुत अच्छा एक अर्थ का व्यवस्था होगी, अर्थ का एक पूरी उसमें लगाने के लिए, तकनीकी में लगाने के लिए एक अलग से उनकी व्यवस्था होगी, जो जो राज्य की मूलभूत आवश्यकता है उन पर अधिक प्रभाव न पड़े। दूसरी एक चीज आती है, हमने देखा द्वितीय विश्व युद्ध में, जहां देखा जाए जर्मनी, हम अभी महाभारत का आदरणीय ब्रजेश जी ने उदाहरण दिया, तो जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बर्बाद होने के बाद में आज तो विकसित है। वही जापान को देखें, आज विकसित है, और हम तो विकासशील हैं। रही दूसरी बात, इस चीज के लिए देखें यदि हम, तो आज वास्तव में एक ऐसे राजा की आवश्यकता है जो निरपेक्ष रूप से जनता की तरफ से एक निर्णय ले सके और उस पर जनता खड़ी हो जाए, जैसे कि आज अन्य देश हमारे आसपास के दिखाई दे रहे हैं। उस अवस्था में ही देश गति करेगा, उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम तो स्थिति ये देखते हैं जेएनयू के स्तर से या अन्य सामाजिक स्तर से, आज ही अनिल मिश्रा जी हैं, अनिल शर्मा जी हैं, शायद अनिल मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, शायद मतलब वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, मैं इस पर थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें वैचारिक रूप से ही कही है, बीमारी वाले उनके पूरा चढ़ गए हैं उधर से, मतलब, और बड़ी स्थिति खराब हो गई है पुलिस का पूरा। तो ऐसी स्थिति में जहां पर द्वंद्व का पूरा रूप खड़ा हुआ है एक दूसरे के सामने विचारोक्त रूप से, और सामाजिक रूप से कहीं कोई सामंजस्य बनने का एक आधार ही नहीं दिखाई देता, वहां पर हम 14, 15, 20 या 50 लोग बैठ करके चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई, हाँ, यदि राज्य इसकी ओर थोड़ा सा जाता है, राज्य को हम कमजोर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई संस्था, जैसे समाज या परिवार एक संस्था है, एक समूह है, मैं भी राज्य के लिए एक संस्था, एक समूह ही मानता हूँ। वहां भी एक चुनी हुई 10, 20, 50, 100, 583, 543 जो एमपी होते हैं, उनमें से मंत्री होते हैं, अदर जो विधायक हैं, पूरे जो हमारे विधानसभा या राज्यसभा या जो सरकार पार्टियों की तरफ से चुने जाते हैं उनको शायद विधानसभा सदस्य बोलते हैं, उन सबको लेकर के उनकी संख्या बहुत सारी हो सकती है, वो है कि एक समूह ही है, एक संस्था ही है। तो उस संस्था के आधार पर भी यदि हम देखें तो वो अपनी शक्तियों को तो कमजोर नहीं करना चाहेंगे कि साहब आप अपनी शक्ति कमजोर करके आप विकेंद्रीकरण की तरफ जाइए, समाज को दे दीजिए। तो बहुत सारी समाज की स्थिति अवस्थाएं, अंतिम बात मैं कहकर के अपनी, जहां हम सामाजिक स्थिति को देखते हैं, तो सामाजिक स्थिति में आज की डेट में मैं देख रहा हूं कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति समझदार है,
या कोई अर्थ से थोड़ा संपन्न है, या कोई जनबल के आधार पर उसके पीछे 1000-2000 लोग लगे हुए हैं, उसकी एक ही महत्वाकांक्षा है। और किन प्रकार कि मैं राज्य की इकाई में या सत्ता की इकाई में सम्मिलित हो जाऊं कैसे भी करके। जब ऐसी हमारी समाज में महत्वाकांक्षा बढ़ रही हो और पल रही हो, तो कौन से हम लोक स्वराज्य की तरफ को मतलब समाज को या व्यवस्था को। हाँ, ये ठीक है कि जो हमने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं हमसे मतलब माँ संस्थान ने और बाबा ने, तो उनकी तरफ व्यक्ति का झुकाव हो सकता है कि साहब ये जो परिवार की स्थिति है, संयुक्त परिवार आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो भी व्यापक चर्चा करके समाज में, व्यापक समाज के उनके सामने रख करके। दूसरी बात एक और है कि सामाजिक स्थिति में जितने भी चालाक या बुद्धिजीवी थोड़ा वर्ग है और मैं कह चुका हूं अर्थ से थोड़ा संपन्न है, वो समाज से कट करके और समाज का एक वर्ग लेकर के, एक धुरा लेकर के राजनीतिक पक्ष में खड़ा हुआ है। समाज इस तरह से कमजोर हुआ, समाज ने इसको देखा कि व्यक्ति के अंदर कौन सी लालसाएं हैं, कौन सी पल रही हैं, उनको थोड़ी हवा दी और हवा दे करके उन्होंने अपने आइए हमारे साथ में लिए, हम आपको सम्मान भी देंगे, शक्ति भी देंगे और सारी जो है पैसा ही मिलेगा, सारा आपका राज व्यवस्था भी होगी। तो वो लोग सारे समाज के, जो मैं समझ रहा हूँ, चाहे वो धर्म के तो मैं नहीं कहूंगा, धार्मिक लोग अलग तरह के होते हैं, लेकिन जो उनका लाभ उठाते हैं वो भी लोग उधर को ही जाना चाहते हैं और उधर ही उसका लाभ। जैसे पार्टियों के कुछ संत बन गए, पार्टियों के कुछ मतलब जो है सन्यासी है, कुछ इस तरह की। तो इन सारी व्यवस्थाओं को देख करके अंत में मैं यही कहूंगा कि भारतीय भौगोलिक स्थिति में जो आज की वर्तमान स्थिति परिस्थिति बनी हुई है सामाजिक स्तर से, वो कहीं नहीं लगता। यहाँ मैं यही कहूंगा कि एक ऐसे राजा की आवश्यकता है जो मोदी के रूप में हो सकते हैं, योगी के जो रूप में हो सकते हैं, अन्य किसी पार्टी के रूप में हो सकते हैं, मैं इसको नहीं कहता पार्टीवाद से, लेकिन एक ऐसे उसकी है कि समाज एक दिशा और एक निर्देश ले, एक बुक है जो हमारी आपसी देश हैं और जो स्थितियां हैं उनका भी मुकाबला तभी किया जा सकता है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बात में कहूंगा विजय जी। बताइए आदरणीय। देखिए राकेश जी ने जो बताया कि तानाशाही, पंडित जी ने बताया तानाशाही, मैंने बताया कि हाँ धन का काम धन करेगा, शक्ति का काम शक्ति ही करेगी। ब्रजेश राय साहब ने उसमें जोड़ा कि लोकतंत्र जरूरी है और लोकतंत्र को ही हम भारतीय सम्मान देते हैं और लोकतंत्र को ही मानते हैं। यदि तानाशाही से ही देश का कल्याण हो सकता है तो लोकतंत्र से समाज का कल्याण हो सकता है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हम सत्ता और धन से निपट सकते हैं। हम सत्ता के अत्यधिक प्रभाव को कैसे नगण्य कर सकें, यह स्वराज्य लोकतंत्र हमें सिखाता है। और जब हम यह चाहने लगते हैं कि सत्ता में लोकतंत्र आ जाए और समाज जो है व्यवस्थित हो जाए, गड़बड़ी तभी हो जाती है। समाज लोकतांत्रिक रहे, समाज जो है स्वराज्य की अवधारणा पे काम करे, सत्ता से न्यूनतम मतलब रखे और सत्ता जो है वह तानाशाही प्रवृत्ति की रहे। ऐसी स्थिति में देश का विकास होगा और समाज का विकास होगा। जब हम यह घालमेल कर देते हैं, लोकतंत्र को हम सत्ता की तरफ लगा देते हैं, तो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं और राज्य की व्यवस्थाएं टूटने लगती हैं। राज्य अलग है, समाज अलग है। समाज को अगर हमें मजबूत करना है, राज्य के हस्तक्षेप को कम से कम रखना है, तो हमें अब समाज में लोकतंत्र की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। राज्य को तानाशाह होने दीजिए, वह उसके लिए जरूरी है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हेलो। जी आदरणीय बताइए। आज की चर्चा में उपस्थित सभी विद्वत जन साथियों का सम्मान अभिवादन है। आज की चर्चा में बहुत गंभीर गंभीर विचार आए। सबने
चर्चा को अपने अपने विचार के तहत अपनी बात को रखा। आज की चर्चा का विषय जो है वो लोकतंत्र में तानाशाही, जीवन पद्धति, अव्यवस्था, इन सब विषयों पर चर्चा जो है सो हो रही है। लेकिन जब हम देखते हैं कि चाहे धर्मतंत्र का, धर्म का तंत्र हो या तानाशाही का तंत्र हो, साम्यवादी का तंत्र हो या लोकतंत्र हो, जो भी तंत्र है जिसको कि समाज जो है वो अपनी व्यवस्था की और समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए व्यवस्थित ढंग से और उसको जो है एक तंत्र की व्यवस्था करता है, सरकार की व्यवस्था करता है। तो अब सबसे भारी समस्या जो वहां पर आती है, तंत्र को चलाने वाला तो समाज और लोग जो है सो बना देता है, लेकिन तंत्र के पास जो है दो शक्तियां जो हैं वो अपने आप तंत्र बनने के साथ उसके पास आ जाती, और वो जो है वो अर्थतंत्र की शक्ति आ जाती है, और दूसरी जो है जिसको कि हम सत्ता की जो शक्ति है, बाहुबल की शक्ति जिसको हम को कहना थोड़ा सा और शब्दों का नहीं है, जो सत्ता में जो सैन्य ताकत होता है, सत्ता को चलाने के लिए, सीमाओं को रक्षा करने के लिए जो सैन्य ताकत होता है, और लोक को न्याय और सुरक्षा देने के लिए जो पुलिस तंत्र की जो एक शक्ति और ताकत होती है, तो ये जो दो शक्तियां हैं, अर्थ शक्ति और सैन्य और पुलिस बल की शक्ति, इन शक्तियों का जो तंत्र के पास अपने आप जो है उनको तंत्र में आते के साथ प्राप्त हो जाता है। अब इन शक्तियों का उपयोग वो किस प्रकार से करते हैं, चाहे वो तंत्र कोई भी हो, लेकिन इन शक्तियों का उपयोग वो समाज के लिए किस रास्ते से करते हैं, इस पर भी बहुत सी बात डिपेंड करती है। अब लोकतंत्र में जब सैन्य की शक्ति मिलती है, उसको सीमा सुरक्षा के लिए, आंतरिक शांति के लिए, जो पुलिस बल की शक्ति मिलती है वो आंतरिक में जो भी लोग हैं उनको न्याय और सुरक्षा दिलाने के लिए, इसका उपयोग इस प्रकार से होना चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन अगर वो अपने फायदे के लिए, सत्ता पर बने रहने के लिए अपने हिसाब से अगर उसका उपयोग जैसे करते हैं, उनकी नियत क्या है, समाज के प्रति और लोक के प्रति उनकी विचार क्या है, उनकी नियत क्या है, इन सब बातों पर भी बहुत सी चीज डिपेंड करती है। अब जो जीवन पद्धति है, तो लोकतंत्र में जहां तक है कि हम लोग जो चर्चा करते हैं कि भाई उनका न्याय, सुरक्षा, वित्त है, सेना है,
सीमा की सुरक्षा का वो चिंता करें, लोग को न्याय और सुरक्षा देने की चिंता करें। जितना भी जो जीवन पद्धति में है, हम समझते हैं कि उसको स्वतंत्र छोड़ दें उनको जीने के लिए। सामाजिक व्यवस्था में जितना भी है, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, आवागमन का क्षेत्र हो, सारी चीज को समाज पर और समाज के लोगों पर वो अपना व्यवस्था सामाजिक बना करके और उसको जो है विकास को गति दें। उसमें सरकार भी अपनी अगर कोई व्यवस्था बनाना चाहती है, कुछ करना है तो करे, लेकिन बाकी को फ्री कर दें और उसके कंपटीशन में ही ये करे। जीवन पद्धति में सबको जीने के लिए फ्री छोड़ दे। लेकिन आज की जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, वो सभी कार्य को जो है वो अपने अंडर में करके अपने पंजों में जकड़कर और कई प्रकार के टैक्सेशन से और उनको जो है सो पूर्ण नियंत्रित कर रही है। लोक के नियंत्रण में उनको रहना चाहिए, लेकिन सारा नियंत्रण जो है लोक पर या सारी जो है व्यवस्था पर उनका रह रहा है, जिसके चलते कि वो कई व्यवस्थाओं में फेल हो जा रहे हैं, सब घाटे में चल रहे हैं। अब घाटे में चल रहे हैं तो अंतिम में उनको फिर निजीकरण को देना पड़ता है। वही व्यवस्था निजीकरण में जाता है तो सबको तनख्वाह भी मिलता है और वो आगे भी बढ़ता है, वो फायदे में भी चला जाता है और सरकार को टैक्स और पैसा भी देता है। तो भाई जब आप सरकारीकरण के हिसाब से चला रहे हैं तो फिर आपको भी जो है फायदे में रहना चाहिए था, लेकिन नहीं रह पाते हैं। तो आप जो है उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? तो ये सब बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। और जहां तक तानाशाह की व्यवस्था है और लोकतंत्र और लोक स्वराज की व्यवस्था है, तो भाई आदर्श व्यवस्था तो लोक स्वराज ही है। लेकिन अब वो तो सबका चिंतन मंथन और उसका केवल प्रयास ही चल रहा है। अभी तक तो कारगर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जब सत्ता में उस प्रकार की सत्ता के मार्गदर्शक आते हैं, करते हैं, तो कुछ बात दिखता है जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो तानाशाही की व्यवस्था के अगर आप जाइएगा तो तानाशाह में ऐसे ऐसे मूर्ख तानाशाह वहां पर पहुंच जाएंगे जो मतदान हो जाएंगे और उस मतदानता में आपको वो कुचलना फिर शुरू कर देंगे, दमन करना शुरू कर देंगे। काहे कि आज अगर कोई तानाशाह है, उसका विचार नियत ठीक है, लेकिन उसका जो वारिस आने वाला होगा वो कैसा होगा इसको कहना मुश्किल है, लेकिन शक्ति उसके हाथ में मिल जाएगी। तो वो जो है मूर्ख के हाथ में अगर शक्ति मिल जाएगी तो अपने मद में जो है लोक को मसल देगा। इसलिए जो है लोकतंत्र को ही सुधारते हुए और उसको लोक स्वराज की ओर ले जाने का प्रयास सदैव होते रहना चाहिए, ताकि तानाशाही की ओर न जा सके। कोई भी तानाशाह में आज देख रहे हैं कि वहां पर शांति है, न प्रेम है,
न वहां पर कोई स्वच्छ वातावरण और विचार है। वहां पर केवल लड़ाई झगड़ा और युद्ध ही हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। चाहे आप इस्लामिक कंट्री देख लीजिए, चाहे वह तानाशाह में पुतिन को देखिए या जिनपिंग को देखिए या किम जोंग को देखिए, सारे जो है सो अपना जो है किसी युद्ध में जो है सो पड़े हुए हैं। और यहीं पर जो है एक आर्थिक तानाशाही जो है वो अमेरिका का भी है। वो भी जो है कि अपना आर्थिक रूप से वर्चस्व बनाने के लिए सबको जो है लड़ाते भिड़ाते रहता है। तो जो अपना जो लोकतांत्रिक पद्धति है लोक स्वराज की ओर ले जाने का, ये केवल भारत में ही है, ऐसा और कहीं नहीं है। तो ये सारी बातें जो है विचार योग हैं, हम लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं। और साथी बहुत से साथी इसमें बहुत से अच्छी अच्छी बातों को रखे हैं, और साथी हैं वो भी कुछ रखेंगे। धन्यवाद। मैं अपनी बात के विश्राम देता हूँ। जी आदरणीय, धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जी बाबा जी। लोकतंत्र और तानाशाही में अंतर क्या होता है। तानाशाही में व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती, मौलिक अधिकार नहीं होते, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक स्वतंत्र न्यायालय के प्रक्रिया के जेल में रखा जा सकता है या मारा जा सकता है। तानाशाही में एक बात होती है। दूसरी होती है कि संविधान गुलाम होता है, जब चाहे जैसा चाहे संविधान में संशोधन कर देंगे, मौलिक अधिकार को भी बदल देंगे, उनके बस का है। भारत में मौलिक अधिकार तो सुरक्षित है। मौलिक अधिकार संविधान में संशोधित नहीं किए जा सकते। अरे अपनी सरकार या लोकसभा भी नहीं कर सकती है। लेकिन अन्य सारे मामलों में संविधान गुलाम है। इस तरह हम अर्ध तानाशाही कर सकते हैं, आधा लोकतंत्र कर सकते हैं भारत को। मैं पवंजय जी की बात से सहमत हूं। बात उसकी ये होनी चाहिए कि होना तो चाहिए लोकतंत्र, लेकिन उसकी परिभाषा होनी चाहिए। तंत्र माने राज्य, राज्य के न्यूनतम दायित्व, अधिकतम शक्ति। राज्य को इतना पावर होना चाहिए कि वह आवश्यकता अनुसार किसी को भी गोली मार सके। अधिकतम शक्ति, जितना संभव है उतना ताकत राज्य को दीजिए, जिसको पवनजय जी ने तानाशाही कहा। वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुई है, संविधान ही देगा। अधिकतम शक्ति राज्य को, न्यूनतम दायित्व, राज्य का हस्तक्षेप समाज में न्यूनतम होना चाहिए। अगर शून्य हो जाए तो अधिक अच्छा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि राज्य का दायित्व केवल है सुरक्षा और न्याय, बाकी सब राज्य के स्वैच्छिक कर्तव्य हैं, दायित्व नहीं है। दुर्भाग्य से दायित्व और कर्तव्य का अंतर ही राज्य नहीं समझ रहा है, या नेता लोग नहीं समझ रहे हैं। एक बात सुनील देव जी ने कही
कि भाई हम लोग मान लीजिए 16 लोग बैठते हैं, आउटपुट क्या निकल रहा है। विचार करने की बात यह है कि जो हम लोग 16 लोग बैठते हैं, इससे नुकसान क्या हो रहा है। जिसका समय कीमती है, बहुत जरूरी काम है, वो अपना उस कार्य को कर सकता है। फिर हम लोग जो बैठते हैं, इसका हम लोगों पर, हम लोगों की योग्यता और क्षमता बढ़ती है। और फिर इसमें और सुधरा हुआ स्वरूप जो आए, प्रस्ताव रखा जाए, उस पर काम शुरू किया जाए, सब लोग उसमें लग जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक घटना, सच्ची घटना बता दूं आपको कि मेरी जब पत्नी आई, मेरी पत्नी लिखी पढ़ी नहीं थी एकदम, स्कूल गई ही नहीं थी, दस्तखत करना जानती ही नहीं थी। आई तो वो गीता पढ़ने लगी। तो मैं कहा कि तू गीता पढ़ रही है, कुछ समझ में आता है? कहे समझ में आवे चाहे मत आवे, हमको तो पढ़ना है। मैं उसको थोड़ा गीता पढ़ाने लगा। हमको गीता से कोई मतलब तो था नहीं, मैं जानता फनता नहीं था ये सब, लेकिन मैं उसको पढ़ाने लग गया। ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, चलो ठीक है। उसका परिणाम हुआ कि मेरे अंदर गीता का बहुत प्रभाव पड़ा, उस पर कुछ नहीं पड़ा। वो श्रद्धा से गीता पढ़ रही थी और मैं लाभ प्राप्त कर लिया। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो लाभदायक न दिखते हुए भी उनको जिंदा रखना पड़ता है, जिससे कोई आगे आकर के और उस कार्य को बढ़ा सके। यही मान करके चलिए कि हम लोग जिंदा रख रहे हैं। वैसे जिस तरह संविधान सभा बन रही है, ज्ञान केंद्र बन रहे हैं, तो प्रयास तो ईमानदारी से हो रहे हैं। और इतना अथाह समुद्र है राजनीति, हम सारी दुनिया में बदलाव का प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो काफी कुछ अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है, क्योंकि पहले जब मैं लिखता था तो उसमें बहुत उटपटांग बेमतलब की बातें लोग लिखते थे। अब वो धीरे धीरे बाहर हो गए। अब काम की बात लिखने वालों की संख्या लगातार फेसबुक में भी बढ़ रही है। इसलिए मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि निराश होने की कोई बात नहीं है। हम लोग जो कर रहे हैं ये सारी दुनिया के लिए, दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है, कहीं विचार मंथन नहीं हो रहा है, सब जगह हो रहा है विचार प्रचार। और या तो विचार प्रचार और या विचार थोपना जबरदस्ती। विचार मंथन करने वाली इकाई हम ही लोग हैं। इसलिए मेरे विचार से उनको निराश नहीं होना चाहिए। चलने दीजिए, आगे और कुछ समझ में आएगा, कुछ नए लोग जुड़ेंगे तो और समझ में आएगा। कोई विशेष बात नहीं है। एक मैं आपको सूचना देना चाह रहा हूं। हम लोगों का ये प्रयास है कि सत्य समाज के सामने आना चाहिए। हम लोगों का ये लगातार प्रयास रहता है।
अहिंसा और सत्य पर, क्योंकि ये हम लोगों का जन्म जन्मांतर का स्वभाव है। सत्य आना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है कि सबसे पहले साम्यवादियों ने असत्य को सत्य के समान स्थापित करने का प्रयास किया। ऐसी ऐसी घटनाएं बनाए जिससे हिंदुओं की धर्म ग्रंथ या आस्था सब में संदेह पैदा हुआ। कहीं लिख दिया ये है, कहीं लिख दिया वो है, चलिए जो भी है, शॉर्ट में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले उन लोगों ने किया। बाद में सावरकरवादियों ने भी इस दिशा में बहुत काम किया। बहुत असत्य बातें सत्य के समान स्थापित हो गई। अब हम लोग इन सारी बातों को तो छान नहीं सकते, जांच नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको एक बात बताएं, आम तौर पर पढ़ा जाता है, बहुत लोगों के द्वारा कहा जाता है कि नेहरू जी के दादाजी मुसलमान थे। नाम भी कुछ आता है, कुछ कुछ भी, कहीं इस तरह की बात नहीं थी। असत्य प्रचार था ये। तो हम लोगों ने ये तय किया, आपस में बैठ करके 2-4 दिन से चर्चा चल रही थी इस संबंध में, कि हम एक 5 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे अभी, और एक मुद्दे पर वो जांच करेगा। साम्यवादियों को छोड़ दीजिए, वो तो अब खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। जनता उनको झूठा मान ली है कि ये झूठ बोलते हैं, इसलिए उनका प्रभाव तो खत्म हो रहा है। लेकिन सावरकरवादियों का संघ के माध्यम से अभी भी बहुत प्रभाव है। तो हम लोग कुल मिलाकर एक घटना को नमूने के तौर पर जांच करने की सोचे हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। वो घटना क्या है? बताया जाता है गांधी जी का लड़का मुसलमान बना था, ये बात सही है, इसमें कोई जांच की कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात बताई जाती है कि गांधी जी के उस लड़के को, हरिलाल को, मुसलमानों ने अपनी लड़की के साथ बलात्कार करने का आदेश दिया और हरिलाल ने अपनी लड़की के साथ बलात्कार किया। यह घटना बताई जाती है। हम लोग इस बात की जांच करें, 5 लोगों की कमेटी, अगर यह बात सच है तो हमें यह विश्वास करना पड़ेगा कि उस समय के मुसलमानों ने जब विरोध नहीं किया इस बात का, क्योंकि यह बात पूरी तरह अमानवीय है, ये केवल क्रूएल्टी नहीं है, तो इस बात पर मुसलमानों के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा भी कर सकते हैं जैसा इन्होंने किया। ये निर्णय निकल सकता है। अगर ये घटना असत्य है, मतलब कोई बलात्कार की घटना नहीं हुई है और मुसलमानों ने बलात्कार करने का आदेश नहीं दिया है, तो हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि यह घटना झूठ है। हम लोग कम से कम मान तो सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इस बात को रिपीट करते हैं, फलाने जगह लिखा है, फलाने जगह लिखा है।
तो हम लोग एक 5 लोगों की जांच कमेटी बना रहे हैं एक आध हफ्ते में। उसमें 2-3 नाम तो तय हो गए हैं, ब्रजेश जी और राकेश जी और रामवीर श्रेष्ठ। 3 तो मैंने सोच लिए हैं, 2 लोग और ले लेंगे। तो 5 लोगों की एक कमेटी बनाने की हम सोचे हैं। ये मैंने आपको एक बात ये बता दी। ठीक है, चलिए, और कोई बात पूछनी हो तो बताइए, क्योंकि मैं आज विषय पर, भाई मैं तो जुड़ ही पाया बाद में, क्योंकि इंटरनेट नहीं था यहाँ। तो अभी मैं इंटरनेट मोबाइल से जोड़ा हूँ। कुशल छुट्टी में है। ये सब बातें, समस्याएं थी, इसलिए मैं जुड़ नहीं पाया। जी बाबा जी, किसी साथी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं। हाँ, संक्षेप में। इस पर भी रख सकते हैं आप, जांच वाले पर भी। जो मैं कमेटी बनाने की सोचा हूं, इस पर भी कोई बात हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, जैसा भी। चलिए, कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो समाप्त करावें। बाबा जी, मुझे एक बात कहनी है। हाँ, मुझे लगता है कि भारत जो है वो सभ्यताओं का केंद्र रहा है, और परिवर्तन होगा तो यहीं से होगा। बिल्कुल सही है कि भारत सभ्यताओं का ही केंद्र नहीं रहा है, भारत विचारों का भी केंद्र रहा है। भारत ने ही दुनिया को विचार दिए हैं। भारत विचारों का निर्यात करता था। जब भारत से निर्यात बंद हो गया, विचार बंद हो गए भारत में, तो भारत विदेशों से आयात करने लगा, और विदेशों में विचार मंथन होता नहीं है। तो हर मामले में भारत अग्रणी था। जी और कोई बात? विपुल जी, कल का विषय क्या रहेगा? कल हम राजनीतिक व्यवस्था पर बात करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, हाँ। आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं।